फिर है ना दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी बेटा, सच कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ना, ये मैंने अपने टाइम पे किया हुआ है। हाँ बेटा, ये रीट में आ सकता है, इसका एक सवाल रीट में आ सकता है, चांसेस। पहली बार देखा ना इसलिए। नहीं 8 तक नहीं होता, ये 9वीं में आता है पहली बार। 9वीं में नहीं थी मैथ्स? 9वीं में मैथ्स नहीं थी, गणित नहीं थी? अच्छा, तो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो ना? चलो भाई बताओ, उधार लिया हो तो। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, इसी टेबल पर बेस्ड आपको वो सॉल्व करने हैं। तो जो क्वेश्चन लिख रहा हूं एक्चुअली में वो यूपी टेट में आ चुका है। शुरू करूं भाई, टेबल उतार लिया हो तो। चलिए, क्वेश्चन है cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री बटे में tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। आप टेबल का इस्तेमाल अभी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा? अच्छा एक बार बताओ, कितने बच्चे यहाँ पर पेपर 1 वाले हैं जो यूपी टेट और इन सब की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो जो पेपर 1 वाले हैं ना, सिर्फ पेपर 1 वाले, वो आज की क्लास देखना बस, ठीक है? कल मैं फार्मूले करवाऊंगा बहुत सारे, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं, वो नहीं आएगा आप लोगों पे, ठीक है? आज जो मैं बेसिक करवा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था आज। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सुपर टेट प्राइमरी वाले जो हैं बच्चे, हाँ वो भी आज की देखें, पर जो पेपर 2 वाले बच्चे हैं वो कल की भी देखना, ठीक है? ये आज मैं बेसिक करवा रहा हूं, तो बेसिक वाला पार्ट आज खत्म हो जाएगा, कल की आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज की देख लो। 2 ही क्लास लूंगा मैं इसके ऊपर।
उसके बाद हम जो बच गए हैं चैप्टर, जैसे कि बच गया है टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो खत्म कर देंगे, 3 दिन लगेंगे उसको खत्म होने में, फिर उसके बाद मैथ्स का सिलेबस पूरा आप लोगों का। दोबारा तो प्रैक्टिस होएगी ना, अब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होएगी। चलो भाई, cos 30 डिग्री अभी बताया मैंने, कितना होता है cos 30 डिग्री, बताओ कोई सा। √3/2 है ना, बिल्कुल। sin 45 कितना बताया मैंने, 1/√2 है ना, और tan 45 कितना बताया, 1। ठीक जी, √3/2 प्लस 1/√2। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम आएगा 2√2 का। ठीक, इसमें 2 है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √2, तो √2 जो बचा वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा ऊपर वाले से, तो √2 गुणा √3 कितना हो जाएगा, √6। वैसे ही ये √2 इस √2 को डिवाइड कर देगा, बचेगा 2, 2 ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वगैरह मांग सकता है एग्जाम में ये, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें ऊपर वाले को देखूं तो ये √6, √2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं, ये बात तो जानते होगे ना, 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं, तो ये आ गया 2√2। अब आप चाहो तो ऊपर से √2 कॉमन निकाल लो, ठीक है, और इस √6 को भी आप √3 × √2 ही लिखो, ठीक है जी। √6 को √3 × √2, ये मैंने सर्ट्स में बढ़ाया था आपको। अब आपने √2 बाहर निकाल लिया, √2 बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया दोनों से, तो यहां सिर्फ √3 रह जाएगा और यहाँ √2 रह जाएगा। यहाँ पे ये हो गया 2√2, तो ये √2 से √2 कट गया, कितना बचा आंसर, √3 + √2/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये अवेलेबल मिलेगा आपको। आ जाओ एक क्वेश्चन और। बताइए इसका आंसर बताइए। बताओ भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, और कोई बच्चा, बेटा उसने बहुत तेज बोला है, तुमने वेरीफाई कर लिया इतनी जल्दी। अच्छा, चलो ठीक है, आ जाओ भाई। sin 30 डिग्री कितना होगा बताओ, 1/2। cosecant 45 डिग्री कितना होगा,
√2। tan 30 डिग्री कितना होगा? और sec 45 कितना होगा? √2। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट। तो अगर आप ऊपर एलसीएम लो तो नीचे 2 1 प्लस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ी वाली लाइन एज इट इज। अब नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू √2 √6 अपॉन में √3। ठीक है जी, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2√2 और ये √3 पलट के ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस √6। अब आप इसको चाहो तो मिक्स करके लिख सकते हो, जैसे कि √3 प्लस 2 इंटू √6, अंदर √3 मल्टीप्लाई होना चला गया। वैसे ही नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस 2 √6। मेरे ख्याल से सभी का यही आंसर आया ना। चलो भाई, अब एक है ना आपको टेबल के थ्रू ही, जैसे ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे वैल्यूज अगर याद है तो, अब मैं आपको टेबल के थ्रू ही एक प्रॉपर्टी समझाता हूं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को समझ लेना, उस पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो समझ लेंगे हम, उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। ये पेपर 1 के लिए इनफ है। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप ध्यान दें तो भैया जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, वो cos 90 की वैल्यू है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब मैंने क्या बोला, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वो cos 90 डिग्री की वैल्यू है। सही बात, टेबल से दिख रहा है साफ साफ। वैसे ही जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो cos 60 डिग्री की वैल्यू है। देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 डिग्री के बराबर है। वैसे ही अगर हम 45 की बात करें, बीच में आ गया ना 45, तो 45 साइन 45 और cos 45 ये भी बराबर है। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू बराबर है। या आप कह लो कि जो 90 डिग्री की वैल्यू है साइन 90 डिग्री की, वो ही cos 0 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वो cos 0 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए आप चुपचाप। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, मतलब मैं सिर्फ एंगल और एंगल को जोड़ूं तो 0 डिग्री जमा 90 डिग्री 90 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 0 90। तो कहने वाली बात यह है, अब हम इससे एक जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन ए बराबर साइन बी होता है, सॉरी कॉस बी होता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो। सही बात है ना भाई? भाई a की जगह कुछ एंगल होगा, b की जगह कुछ एंगल होगा, अगर दोनों का जोड़ 90 डिग्री का बराबर आ रहा है तो साइन a और कॉस b बराबर होगा। ठीक, इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, अब ये सिर्फ साइन के केस में नहीं है, ये हमने किसके केस में और देखा, ये देखो tan के केस में भी ऐसा ही है। tan 0 डिग्री पे 0 है, cot 0 डिग्री पे 0 है, tan 30 डिग्री पे 1/√3 है, cot 60 डिग्री पे 1/√3 है, मतलब 30 और 60 90, जैसे वो 0 डिग्री और 90 डिग्री 90 बना रहे थे। वैसे ही tan 60 डिग्री पे √3 है, cos 30 डिग्री पे √3 है, तो 60 डिग्री जमा 30 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ये 1/0 अनडिफाइंड, ये 1/0 अनडिफाइंड, कब? ये 90 पे, ये 0 डिग्री पे, मतलब दोबारा 0 डिग्री जमा 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये cot और tan के लिए भी है, और सेम ऐसे ही ये cosec और sec के लिए भी है, मतलब tan a बराबर होगा cot b के। और वैसे ही इसी तरीके से अगर आप cosecant वाले में चलोगे तो cosecant a बराबर होगा sec b के। ठीक है जी, ये समझ लीजिए, ये लास्ट फार्मूला है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? टेबल को देखा, टेबल के देख के एनालाइज कर लिया, समझ में आया भाई सभी को? बोलो, सभी को क्लियर है? भाई जब भी एंगलों का जोड़ 90 डिग्री आएगा तो साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो जाएंगी।
जब भी एंगलों का जोड़ 90 डिग्री आएगा साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा अगर a प्लस बी 90 के बराबर है तो साइन a और कॉस b बराबर होगा। ठीक है जी। और इतना ही नहीं, उल्टा भी कर सकते हो आप, रिवर्स भी कर सकते हो। मतलब आप चाहो ना तो कॉस a साइन b भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी बराबर ही होगा। कहने की बात यह है कि एंगलों का जोड़ 90 डिग्री आना चाहिए, तो कॉस और साइन की वैल्यू बराबर हो जाएंगी आपस में। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब इसी पे बेस एक सवाल करते हैं। ठीक, बताइए। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, प्लस ऐसे करते करते चले गए। ठीक है, और पहुंच गए साइन स्क्वायर 90 डिग्री पर। पूछा इसका सम क्या होगा, ये कितने के बराबर होगा। साधारण सा सवाल बताया। सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। जवाब निकालना जरूरी नहीं है, बस सोचना जरूरी है। हो पा रहा है भाई, सोच पा रहे हो। अच्छा चलो, एक बात और बताता हूं मैं इसमें। जब a प्लस बी 90 डिग्री हो ना, तो सिर्फ आप ये दो चीजें ही नहीं लिख सकते हो, एक तीसरी चीज और है जो आप लिख सकते हो, वो भी लिखिए। वो है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के बराबर होता है। अब ये कैसे आया समझा देता हूं पहले। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा बहुत अच्छे से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी तो बहुतों को पता हो गया ना, जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री कभी ना कभी देखी होगी वो इस प्रॉपर्टी को जरूर जानते होंगे। तो भाई कोई भी एंगल थीटा हो, मतलब कितना भी हो ये थीटा डिग्री, कितना भी, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर थीटा की जगह a ले लिया। ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, ले सकता हूं, बराबर 1। ठीक है, अब मैंने बोला कि साइन स्क्वायर a, अच्छा अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो ये जो कॉस स्क्वायर a लिखा है, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर b लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकता हूं ना भाई। ये देखो ना यार, अभी बताया ना कॉस ए साइन बी के बराबर होगा या साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, तो कॉस ए की जगह मैंने साइन बी लिख दिया जी। हाँ, तो सेम ही तो ली मैंने, ये देखो ए और ए, मैंने बोला थीटा की जगह मैं, बेटा सुनो तो सही, थीटा जो है ए है, थीटा जो है ए है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन दे दी, मैं बोल रहा हूं कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, अगर है तो मैं कॉस ए साइन बी के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, ये दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, तो मैं क्या कॉस ए साइन ए बी को बराबर लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने, कॉस ए को साइन बी के बराबर, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी के बराबर। ठीक, समझ में आया भाई। अब सिमिलरली एक प्रॉपर्टी और होती है इससे मिलती जुलती, एक तो ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये, सेम ऐसे ही प्रूफ हो जाएगी ये भी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। ये दोनों प्रॉपर्टी कब लगेंगी, ये तभी लगेंगी जब a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो ये चीजें तो चलेंगी,
साथ में ये दो चीजें भी चलेंगी। क्लियर है सबको? कठिन लगेंगी चीजें, पहली बार कर रहे हैं इसलिए। समझ में आया सबको? शिवांगी आपको समझ में आया? और बाकी बच्चे? हाँ ये बात है, जिसको समझ में ना आए भाई एक दो बार रिपीट कर लेना, ठीक है? आ जाओ जरा। अब इस सवाल को कैसे किया जाए? इस सवाल को भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की जो जमा वैल्यू होगी वो 1 होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 1 डिग्री है तो यहां पे पक्का यार साइन स्क्वायर 89 लिखा होगा पीछे से, ठीक है जी, लिखा होगा। वैसे ही प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री लिखा होगा इसके पीछे, मानते हो कि नहीं मानते हो? लिखा होगा भाई। अब मैंने बोला कि यार 1 डिग्री और 89 डिग्री जोड़ के तो 90 आ रहा है, मतलब a प्लस बी 90 डिग्री, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये मेरे लिए a हो गया, ये मेरे लिए b हो गया। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b तो 1 हो जाना चाहिए, ठीक? कितना हो जाएगा ये? 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि भाई साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका जोड़ा बना लिया मैंने अलग से, ठीक? रीअरेंज करके लिख लिया, मतलब आगे पीछे लिख दिया मेरी अपनी सहूलियत के लिए। फिर मैंने देखा यार ये 2 डिग्री, ये 88 डिग्री, दोनों को जोड़ूं तो 90 आ रहा है। तो मेरे लिए तो ये a हो गया, ये b हो गया। उस हिसाब से तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 हो गया, ठीक? और अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ठीक? प्लस सो ऑन, ऐसे गाड़ी चलती जाएगी, ठीक? पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये 90 डिग्री किसी के साथ जोड़ा बनाएगा? इसका जोड़ा तो किसी के साथ है ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के साथ 0 मिलना चाहिए था, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री तो है नहीं, ठीक है? सिर्फ 90 है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, जोड़ा नहीं बना रहा ना ये, मत बनाने दो, ऐसे रहना, ठीक? अच्छा एक कमी और है, बताओ, एक और है। हाँ, एक और ऐसी होगी टर्म जो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रही होगी, और समझ में आ जाए तो वो बीच वाली टर्म होगी, एकदम बीचों बीच वाली टर्म। वो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना रही होगी, क्यों? क्योंकि भाई 1 89 के साथ बनाएगा, 2 88 के साथ बनाएगा, 3 87 के साथ बनाएगा, पर बीच में एक ऐसी वैल्यू आएगी जो किसी के साथ जोड़ा नहीं बना पाएगी, कोई मिलेगा ही नहीं उसको जोड़ीदार, ठीक? और वो कौन सी वैल्यू होगी भाई? बीच की वैल्यू होगी। वो बीच की वैल्यू मतलब 90 तक जा रहे हो आप, 1 से लेके 90 तक, तो बीच की कौन सी होगी? 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसी के साथ जोड़ा नहीं बना पाएगी, एज इट इज रह जाएगी। तो इसको भी आप अलग से ही रख लो लास्ट में, यहां, ठीक? अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इतना सोचना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। फिर देखो, साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, भाई 1 आएगा, ठीक है जी? कितना आएगा? यहां से 1 निकलेगा, यहां से 1 निकलेगा, और सो ऑन 1 निकलता चला जाएगा, ठीक है? कितने 1 निकलेंगे कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि देखो 45 तो अलग हो गया, 44 जोड़े निकलेंगे, है ना? 1 से लेके 88 तक 44 जोड़े निकलेंगे, तो एक जो आएगा वो 44 बार आएगा, 44 टाइम्स आएगा, ठीक है जी? और ये जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 1/2 बताई थी, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी? साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितनी होती है? साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1, सॉरी साइन 91, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक? अब वैल्यू कैलकुलेट कर लो, एक 44 बार जमा हो रहा है, मतलब 44, 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 प्लस 1, तो ये होगी भाई 45.5। ये इसका आंसर आ गया,
आराम से इसको देख लो, कोई जल्दी नहीं है। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू भाई? एक सवाल ऐसा ही और देखो, फिर धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। अब की बार सवाल ऐसा दिया हुआ है, ठीक? अब बताओ। स्क्वायर। और बताओ भाई। और कोई बच्चा? देखो भाई, दोबारा से वही कहानी कि ये जो 2 डिग्री है, ये इस 88 के साथ जोड़कर 90 बना रहा है। मतलब साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 88 डिग्री, हमारे लिए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, यानी कि दोनों जोड़कर 1 बना देंगे। वैसे यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा पीछे? 86 होगा, 86 डिग्री होगा, है ना? साइन स्क्वायर 86 डिग्री होगा। वैसे पीछे चलते जाओ, तो 4 और 86 डिग्री 90 बना रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 86 डिग्री 1 बनाएगा। तो कितने आएंगे भाई? कितने एक आएंगे? कितने? कौन बोला है? हाँ, और? अरे नालायको, फिर देख लो 44 आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं? हाँ, अड़गिन लगाया ना दिमाग अब। और बताओ। दो, हाँ, दो दो का गैप है भाई। 44 थोड़ा ना होगा, उसका आधा होगा बल्कि। हाँ, दो दो का गैप है। पिछली बार एक एक का गैप था तो 88 दिखते, तो आप बोलते 44 आधे मिलेंगे सर, आधे आधे जोड़े बनाएंगे, ठीक? पर यहाँ पे क्या है, दो दो का गैप है, तो और भी मतलब बीच की टर्म्स गायब होगी ना, 3 5 ये गायब हो गई, आधी टर्म गायब हो गई, तो आधे जोड़े गायब हो गए, आधे जोड़े गायब हो गए, मतलब 88 का आधा 44 बनता, और फिर उसका भी आधा कर दो, यानी कि 22 टर्म्स ही बनेंगी, ठीक है? तो 22 बार एक आएगा, 22 बार एक आएगा, यानी कि एक को 22 बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब आंसर 22 आएगा, ठीक? समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई? हम्म। एक सवाल और मैं तो, अब बताओ।
और बोलो भाई। पांच का आज का गैप है तो कितने होंगी टर्म? अब देखो निकालने में दिक्कत हो रही होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना? तो 5 डिग्री 85 डिग्री जमा करके 90 आ रहा है, 10 डिग्री वैसे ही होगा 80 डिग्री जमा करके 90 आ जाएगा। तो एक कितनी बार आएगा ये देखना है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये टर्म कितनी है, हाँ बेटा 17 होंगी, ठीक है। ये टर्म कितनी है अगर ये हमें पता चल जाए तो हम उनके जोड़े भी निकाल लेंगे। जोड़े क्या होंगे? आधे हो जाएंगी टर्म, है ना? उतने ही एक आएंगे, क्योंकि दो लोगों के दो टर्म के मिलने से एक मिल रहा है हमें। ठीक, अब देखो निकालेंगे कैसे। बहुत आसान सा है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। मैं बताता हूँ कैसे। भाई इसको मैं 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, इसको 5 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इसको 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ। मतलब ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ऐसे इसको 5 गुणा कितना लिख सकता हूँ? 17। तो टोटल टर्म कितनी हो गई? खत्म। है दिमाग लगा? पहले बताया था बट क्यों यूज करें हम, हैं? रखे रखते हो उसको शादी। हाँ तो 17 है भाई, ठीक। अब हर दो टर्म मिलके एक बनाएंगी तो 17 का आधा हो जाएगा। 17 का आधा कितना? 8.5। 8.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, इतना ही पढ़ना है पेपर 1 वाले बच्चों के लिए। कल हम पढ़ेंगे फार्मूलेस। ठीक है भाई, पेपर 2 वाले बच्चे तैयार रहना, कल फार्मूले होंगे। कितने पेपर 2 वाले बच्चे हैं एक बार बता दो, कभी पता चला कोई है ही नहीं। और जी बेटा बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ 17। हाँ हाँ, कितना बचेगा? cos 45 वैल्यू कितनी दे? हाँ आएगा आएगा, हाँ तभी 8.5 आएगा। तो इसकी ट्रिक यही है भैया। ट्रिक क्या है? जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिले उसका आधा कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर पहुंच जाएगा आपका सही वाला। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है। ठीक है, आप सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा कर दो, वही इन सवालों का आंसर होता है। ठीक, जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकली थी? 44, पर क्योंकि 44 नहीं थी, 22 टर्म निकली थी गिनती की। ठीक है, इसको भी वैसे ही कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, 2 तिया 6, ये तीसरी टर्म होगी। तो ये कितनी होगी? 2 गुणा 44। तो टर्म कितनी आई भाई? 44 आई। अरे तुम लोगों ने गलत तो नहीं बताया था? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 44 टर्म आई, 44 का आधा कर दिया तो 22 बन गया। ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स आए उसका आधा कर देना, वो ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। आपको 45 डिग्री बीच में बच रहा है कि नहीं बच रहा है, या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स पकड़ो, आधा कर दो, आंसर। देखो इसमें, एक मिनट, डटो डटो डटो, इसे भी देख लो। 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। ठीक है, 90 डिग्री का आधा। अब इसमें 45 डिग्री अलग से जोड़ना पड़ेगा आपको। 90 डिग्री का आधा, 90 का आधा कितना बन गया? 45। ठीक है, इसमें आधा अलग से लगाना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ये एक वाले का ध्यान रखना, बाकी जितने भी आते हैं ना इसमें, 2 वाले या 3 वाले आए या 4 वाला आए या 5 डिग्री वाला है, 10 डिग्री वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के आधा कर देना। बाकी सब में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के आधा करना है, बस ये एक वाली गिनती याद रखना है। एक वाले में फर्क ये आता है कि जो एक पेयर बनता है ना, ये साइन 0 डिग्री के साथ बनता है, 0 और 90 का। ठीक है, उसका आधा होता है ये। ठीक, तो 1 2 डिग्री, 1 2 3 गिनती वाले के लिए आप इसका आधा करके आधा और जोड़ देना। बाकी सब में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के आधा कर देना, बस इतना ही करना है।
ठीक है, क्लियर है भाई? कौन से वाले की बात कर रहे हो बेटा? एक मिनट रुको, एक बात और बतानी है भाई मुझे इसमें। अब जैसे मान लो इस सवाल में यही cos स्क्वायर 90 डिग्री वो जोड़ देता, तो क्या करते आप? फिर क्या करते आप लोग? देखो जोड़े कहां तक बनेंगे, जोड़े यहीं तक बनेंगे, ठीक है? तो इन्हीं का आप आधा करोगे, क्योंकि एक एक इन्हीं से निकलेगा। cos 90 की वैल्यू अलग से आप निकालोगे। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फिर दोबारा आंसर 8.5 आ जाएगा, ठीक? पर यही सवाल अगर साइन में होता ना भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और ऐसे करके साइन स्क्वायर 85 आता, तो दोबारा से अगर सिर्फ 85 होता तो 17 टर्म निकलती, 17 का आधा करते 8.5 आ जाता। बट अगर इसमें साइन स्क्वायर 90 डिग्री जोड़ दिया, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये एक आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, 9.5 बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो 2-3 बातें हैं जो जिनका ध्यान रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कल होएगा ध्यान रखने वाला हिसाब तो शुरू। बेटा तुम डट जाया करो, मेरी बात पूरी हो जाने दिया करो, बुद्धि मत मारा करो। अगर तुम पास में होते ना बेटा, तो तुम्हारे मुंह में मेरा घुसा होता। बेटा ये सुनो मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? मैं ऐसा टीचर हूं जो बहुत कड़क बोलता है, मैं कभी मीठा नहीं बोलता हूँ किसी से, क्योंकि टीचर का गुण ही ये होता है कि वो कभी मीठा नहीं बोलेगा। जो मीठा बोल रहा है ना टीचर होके, वो असली गुरु नहीं है आपका, ठीक है? माँ बाप कभी आपसे मीठा बोलते हैं? बाप देखा है मारने को दौड़ता है हमेशा, क्यों दौड़ता है? फिर तो भाग ही जाऊंगा, फिर तो मैं लपाड़ा भी मार दूंगा पलट के, है ना? हाँ तो बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, यही अगर तुम्हारे अगर बचपन में लगाए जाते ना 2-4, तो तुम ये बात ना बोलते आज। तो तुम दो पेपर बनाए मतलब? अच्छा कोई नहीं, वो हर जगह यही चल रहा है ना, इसलिए बच्चा सोच लेता है। तो बेटा थोड़ा ना काबू में रखो, ये शिष्टाचार होते हैं। वो ठीक है बेटा, पर देखो एक बात पूरी होने दो। बेटा सुन लो मेरी बात, मैं ऐसी बात बोल दूंगा ना फिर तुम बोलने लायक नहीं बचोगे यहाँ, समझ रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? और ये कई बार मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि बेटा बात पूरी होने जान दे करो। तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ। तुम्हारे सवालों को क्या जवाब नहीं देता मैं? सारे सवालों के जवाब दूंगा, तुम्हें पता है, पर थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा सब्र तो रखो। मना थोड़ा है किसी चीज के लिए, पूछो सवाल जितने पूछने, पर पेशेंस रखो यार, बारी आने दो। वो बात का फ्लो टूट जाता है, सुनते ही नहीं हो। पर कितनी बार बता दी एक ही बात, बड़े बच्चे होके एक ही बात को बार बार दोहराना सही लगता है? छोटे बच्चे तो हो नहीं, 7वीं 8वीं के, जिसको बार बार बोलना पड़ रहा है। जवान बच्चे हो, ग्रेजुएशन कर रखा है, इतनी अकल तो होनी चाहिए यार। कई बार बोल चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। चलो भाई बताओ।
अब पूछो जो पूछना। अब नहीं पूछेगा, अब तो चुप की बात। हाँ चलो पूछो। हम्म 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 हम्म। अभी जब मैं कल फार्मूले करवाऊंगा इसके अंदर तो बहुत सारे फार्मूले होंगे और सारे आपको याद रखने होंगे, सारे के सारे। अभी तो कल देखना फार्मूले की लिस्ट कितनी लंबी होगी, क्योंकि मैंने देखे हैं क्वेश्चन आए हैं फार्मूले। पीआरटी में नहीं आएगा बेटा, आप ना करें बिल्कुल, कल क्लास बिल्कुल ना करें आप लोग। आप लोग कल की क्लास बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। बस इतना ही कर लीजिए, आप लोगों के लिए इतना काफी है। इवन ये जो लास्ट के 2-4 क्वेश्चन कराए ना, ये भी बड़ी मुश्किल आएंगे। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा चार्ट वाला? अच्छा ये चार्ट से, हाँ इसमें, अच्छा ये समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है चलो बता दो। और किसी का डाउट भाई कोई? ठीक है, अभी उन्हें रखो। और किसी का डाउट नहीं? चलो भाई आज की क्लास समाप्त। जो रुकना चाहे डाउट्स के लिए वो रुक सकता है, बाकी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। देखो साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री। इसमें जस्ट क्या करना है, अगर आपको चार्ट याद है, टेबल याद है, वैल्यूज याद है, आप डायरेक्टली पुट करिए बस। वैल्यूज को पुट किया है और सिंप्लीफाई किया, और कुछ नहीं। ऊपर वाले में मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, 2 का एलसीएम आएगा। 2 का एलसीएम लूंगा तो यहाँ 2√2 हो जाएगा, तो 1 + 2√2 कर दिया। वैसे ही ये √3 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, √6 हो गया, 1 + √6 अपॉन में आ गया √3। ठीक, अब ये जो डिवीजन है इसकी वजह से मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ √3/1 + √6। ठीक है, वही किया मैंने। जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो √6 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। नीचे भी ऐसा ही है, 2 × 1 2, 2 × √6 2√6। ठीक, ये आंसर होगा। करके देखना खुद से, जब ज्यादा समझ में आएगा। बताओ भाई, और किसी का डाउट है? हाँ बेटा आप बोलो अपने। सामान्य धनात्मक, ये सामान्य धनात्मक से क्या मतलब है इसका? अच्छा, का गुणनफल 99 तो अच्छा, तो ये तो हो जाना चाहिए। अच्छा ये देखो 36 48, इसका कॉमन गुणनफल, गुणनखंड देखना है, गुणनफल देखना है?
तो इसमें तो गुणनफल का गुणनफल लिखा हुआ है। कॉमन फैक्टर होगा ना, तो इसको गुणनखंड लिखना चाहिए, गुणनफल लिखा हुआ है इसने 2 बार। ये देखो +9 मल्टीप्लाई दिस। देखो इसके निकालने हमें फैक्टर्स, गुणनखंड। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ पढ़ा है ना? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, है ना? कौन है इसका एचसीएफ? दोनों को कौन भाग कर रहा है एक साथ? हाँ 12 है ना, 12 3 जा 12 4 जा। अब कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को एक साथ भाग कर रही हो, 3 और 4 को? नहीं है, तो 12 भी आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में वो पॉजिटिव फैक्टर कुछ और नहीं, वो 12 ही है। ठीक है, ये तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 12 इन दोनों को भाग कर रही है, मतलब 12 अगर इनका गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब जो भाग कर दे, तो 12 36 और 48 को भाग कर रहा है, तो जो 12 के गुणनखंड होंगे, यानी कि 1 2 3 4 6 और 12, क्या ये भी भाग नहीं करेंगे उन संख्याओं को, 36 और 48 को? करेंगे ना। ये आपके पास क्या आ गए? पॉजिटिव फैक्टर्स आ गए सारे के सारे, जो इन दोनों को भाग कर रहे हैं। अब इन सब का आप गुणनफल निकाल लीजिए। ठीक है, सबका गुणनफल निकाल के इसके बराबर कर दो और सॉल्व कर लो। समझ गए? तो ऐसे जल्दी निकलेगा। वैसे 36 48 से कॉमन निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगा, पर इसमें डायरेक्टली कॉमन दिख जाएंगे, सिर्फ कॉमन वाले ही दिख जाएंगे आपको। ठीक, ये हो गया। एक मिनट, हाँ दूसरा बोला है कि एक कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई दी हुई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है इस कमरे की फर्श पर टाइल लगाई जा रही है, तो बताइए न्यूनतम संख्या कितनी होगी टाइल की? अच्छा, टाइल की न्यूनतम संख्या होने के लिए टाइल का बड़ा होना जरूरी है। टाइल बड़ी होगी तभी तो कम से कम संख्या में लगेगी। तो टाइल को बड़ा से बड़ा लगाना है। अगर टाइल को बड़े से बड़ा लगाना है और टाइल कटी भी नहीं होनी चाहिए कहीं से, कोई भी टाइल कटनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये जो टाइल की लंबाई होगी, ठीक है, ये इस पूरी लंबाई को बराबर हिस्सों में भाग कर देनी चाहिए, है ना? मतलब कि ये जो टाइल है मान लो a सेंटीमीटर की है, वर्गाकार बोलिए ना, हाँ वर्गाकार है, तो ये जो a साइड है ये इस 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को भाग कर देनी चाहिए पूरी तरीके से। ठीक, पूरी तरीके से। वैसे ही जब ये इस साइड भी लगेगी तो ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को भी भाग कर देनी चाहिए पूरी तरीके से। मतलब ये दोनों को भाग कर देनी चाहिए और a का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है? ये गुणनखंड एचसीएफ की बात कर रहा है ना? एचसीएफ यही तो होता है, ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर दे, वही तो एचसीएफ होती है। और वही सेम बात यहाँ पे हो रही है कि साइज बड़े से बड़ा लेना है जो दोनों को बराबर हिस्सों में भाग करे। ठीक, तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो आप एक काम करा करें, जब भी आपके पास 15-17 सेंटीमीटर हो, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर हो, तो आप है ना इनको संख्याओं की तरह लें। ठीक है, मतलब इनको, इसको मैं लिख सकता हूँ 15.70 मीटर, है ना? 17 सेंटीमीटर को भाई मीटर में चेंज कर लिया, 0.17 मीटर हो गया। वैसे ही 2 सेंटीमीटर को चेंज कर लो, 0.02 मीटर हो गया। तो ये आ जाएगा जुड़ने के बाद 9.02 मीटर। ठीक, अब क्या करो, अब आप 15 17 और 902 इनका एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, और फिर जितने नंबर बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने नंबर बाद डेसिमल लगा दो, जो भी एचसीएफ आएगा। ठीक है, उसमें उतने नंबर बाद आप डेसिमल लगा दोगे, यहां और यहां।
दो संख्याओं बाद, दो अंकों बाद। क्या कह रहे हो बेटा? ऐसे 41 आ रहा है भाई, डेसिमल 41 हो जाएगा इसका आंसर। 41 मीटर, मीटर है ये, सेंटीमीटर में दिया होगा। ठीक है, इसको देख लेना। तो ये 0.41 मीटर साइज आया है। अब उसने शायद एरिया बोला है ना, संख्या क्या है, टाइलों की संख्या पूछी है। चलो साइज पता चल गया अब हमें, 0.41 मीटर। ठीक है, और जो एरिया है, जिस एरिया में लगने वाली है, वो एरिया कितना है? तो बोलोगे सर 15.17 मीटर गुणा 9.02 मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। और टाइल का साइज कितना है? बोलोगे सर टाइल का साइज वर्गाकार है, तो 0.41 मीटर का होल स्क्वायर होगा, है ना। वर्गाकार है ना, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। अब काटा पीटी करके नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लो। ठीक है, पहली बात तो ये डेसिमल डेसिमल हट जाएंगे, क्योंकि दो डेसिमल बाद नीचे भी लिखा हुआ है, दो डेसिमल बाद ऊपर भी लिखा हुआ है, दो संख्याओं में। नीचे भी दो संख्याएं हैं, ऊपर भी दो संख्याएं। नीचे दो संख्याएं क्यों? स्क्वायर है इसलिए। ठीक, अब इसको आप भाग कर लोगे, 41 इंटू 41, हाँ जो भी आए आंसर वो आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, समझ गए सारे बच्चे? चलो, और कौन सा सवाल है? यदि मास ये तो हो जाना चाहिए यार, ये बेसिक बेसिक सवाल पूछ रहे हो। महत्तम समापवर्ती निकालना है 408 का 1032 का। ठीक है, ठीक है, तो निकालना ही पड़ेगा। पेपर 1 का सवाल है क्या ये? क्योंकि पेपर 1 में भैया देखो होती क्या बात है, पेपर 1 की खास बात ये है, पेपर कॉन्सेप्ट वाइज इजी होता है। पेपर 1 कॉन्सेप्ट वाइज इजी है ये, बिल्कुल पूरा का पूरा। कोई भी पेपर 1 दो आप, चाहे किसी भी टेट एग्जाम का, बट कैलकुलेशन वाइज ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये ध्यान रखें आप। तो जोर किस पे देना है आपको? कैलकुलेशन पे। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसका पेपर 1 निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो चौथी पांचवी के होते हैं, वो आप जानते ही जानते होंगे। ठीक, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ भाई, कैलकुलेशन है पूरी। ये क्या है भाई? उभयनिष्ठ, अच्छा तो हो गए मतलब सारे। और बोलो भाई, और किसी का है? हम्म, हम्म, डिस्प्लेस नहीं कर पाता है ना, बिल्कुल। छोटी सी लिस्ट है वो, उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। नहीं, तुम्हें सारी नहीं करनी है, मैंने जो लिखवाई है ना जितनी, उतनी ही करना बस, उससे बड़ी मत करना आप। ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं है। मैं याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, रुको। इसकी याद करने की ट्रिक भी होती है एक, देखो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस। ठीक है, केयरलेस ज़ेब्रा। इंस्टेड ट्राई। अब भाई हमको तो, जो हमारा टीचर था उसने, वो अंग्रेजी था थोड़ा मतलब, तो उसने यही बताई थी हमें उस टाइम पे, लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, अब इससे याद हो जाएगी, मैं बताता हूँ कैसे। देखो आओ, ठीक है,
तो भाई ये आपका P से हो गया पोटेशियम, S से हो गया सोडियम, P से हो गया कैल्शियम। तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ये तीन हो गए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। उसके बाद आपका मैग्नीशियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, ठीक है, फिर कार्बन आ गया। मतलब वो अरेंज कर लोगे आप, एक बार ये याद रहेगा ना तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स याद हो जाएंगे कि कौन से का एलिमेंट क्या है। फिर ये जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये टिन हो गया, लेड हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन है ही, ठीक। फिर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हामर का रिफिट कर लेना आप। हाँ, हेर फेर में पूछता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और बोलो भाई, और किसी का डाउट? हम्म 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 हम्म। दोबारा बोलो लास्ट लाइन। हम्म, हाँ। देखो, बढ़ता क्रम दो तरह के हो सकते हैं इसमें, या तो m ऊपर हो सकता है या o ऊपर हो सकता है। n तो डेफिनेटली नीचे है दोनों से, दोनों स्टेटमेंट दोनों कथनों से ये बात समझ में आ रही है कि n डेफिनेटली नीचे है। तो ऊपर या तो m मिलेगा o मिलेगा, पर m और o में ऊपर कौन सा होगा ये कोई कथन देकर उसे बताना चाहिए था। सवाल भेजो, सवाल भेजो एक बार। अच्छा, धातु m को n के द्वारा, m को n के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है तो n ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन धातु n अपने नमक समाधान से धातु O को विस्थापित नहीं कर सकती है तो O ऊपर आएगा। ये होगा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। समझ में आया? मैं बताता हूं, देखो कैसे। उसने बोला धातु M को N विस्थापित कर देता है। कौन विस्थापित कर रहा है? N। तो N ज्यादा पावरफुल हुआ M से, तो N ऊपर आएगा सीरीज के अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर N ऊपर आएगा क्योंकि N विस्थापित कर पा रहा है M को। अब फिर बोल रहा है कि N जो है O को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, O को विस्थापित नहीं कर पा रहा है मतलब O ज्यादा पावरफुल हो गया, तो O N से भी ऊपर आएगा। तो ये हो गई सीरीज। आया समझ में? चलो बोलो। साइंस में पूछता ही ऐसे। चलो भाई चलते हैं, अब हम आपको मिलेंगे कल सुबह, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और किसी का सवाल तो नहीं है बाकी जो बच्चे हैं? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।